आज मेरे साथ में छोटे भाई लोकेंद्र जी बैठे मेरे साथ, इनसे वार्तालाप करेंगे क्योंकि इस बार 2024 में यूपीएससी पास आउट 954वें रैंक पे जो सिलेक्शन हुआ है, मेरे साथ बैठे हैं लोकेंद्र जी। उनसे अपने अनुभव के बारे में बातें करेंगे, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को मोटिवेट मिले और समाज को ऐसा मैसेज जाए कि जो लोग युवा पीढ़ी विशेष तौर पर वो कहीं न कहीं जो भटकाव की दृष्टि से इधर उधर है, उनको एक लाइन में आना ये अति आवश्यक है। लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इसके बाद मैं पूछूंगा कि आज जिस उम्र में आपने जो ये अचीवमेंट पास किया है, इसके लिए ये सबसे बड़ी भी चीज माना जाए और सामाजिक रूप से जिस क्षेत्र से आप एक थार के क्षेत्र से आते हो, वहाँ पर पढ़ाई का एक बहुत बड़ा अभाव रहता है। आप इनके बारे में, जैसे यहाँ से दिल्ली तक का जो सफर रहा है आज तक का, इसके बारे में मुझे आप बताइए, क्या सफर रहा आपका? मेरा मतलब स्कूलिंग से जो गवर्नमेंट में थी, उसके बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म भरा राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उसी के साथ मैंने सोच लिया था कि मैं यूपीएससी या इसकी प्रिपरेशन करूँगा। और जब मैंने कॉलेज में काफ़ी एक्सपीरियंस किए थे जो मैनेजमेंट के कामों में, तो वो चीज़ें जो एक्सपीरियंस था उसी के साथ वो भी मुझे एक मोटिवेशन दे रहे थे। और बाकी फैमिली मेम्बर का भी काफ़ी सपोर्ट था उसको। और जब वैसे मैं प्रिपरेशन करने के लिए मैंने देखा तो उसमें कोरोना के एक चीज मुझे आप मैंने देखी कि सबसे पहले माफी मांग चाहूंगा कि आपकी मदर अभी मतलब इस संसार में अभी है नहीं, तो ये तो बहुत दुख की घड़ी है। और इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हो, यहाँ तक आने में, अभाव में जीना, और एक मदर का और एक बेटे का जो एक अटैचमेंट रहता है, वो शायद आपको इतना नहीं मिल पाया जो बहुत लोगों को मिलता है। और यहाँ इन चीजों में आपको क्या कहना है? हाँ, मतलब मेरी मदर का मतलब वो एक्सपायर जब मैं 5 साल का था तब हुए थे, और उनकी कल ही 20 में डेथ एनिवर्सरी थी। और लेकिन उसके बाद भी काफ़ी जो एक 3 साल का वैक्यूम था जहाँ पे मतलब मेरे पापा जी की दोबारा शादी उसके बीच का, वो भी काफ़ी संघर्ष मिलता है। लेकिन उसके बाद दोबारा शादी हुई तो उनके वो जो मदर है, उन्होंने उनका थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने भी यही कहा था कि जो आप इसके लिए प्रिपेयर करो, बाकी वाला जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मैं अपने आप मैनेज कर लूँगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम दिया था कि आपको जो सेलेक्ट करना वो कर लो, कि भाई आप जिस चीज़ को करना कर दो, मुझे इतना बता दो कि ये चीज़ है, उसमें इतना टाइम लगेगा। आप ये सबसे बड़ी बात है। मुझे एक मीना जी का इसका कोटेशन याद आया कि मुझे आप किताबें बता दो और मुझे जगह बता दो, और फिर कहते हैं कि कैसे पास नहीं होता। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ है। एक में ये चीज, आप थार के क्षेत्र के वाले बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सोच के बारे में, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक तो क्लियरिटी लाओ दिमाग में कि आपको करना क्या बस होगा। मतलब ये नहीं कहूँगा कि यार गोल होना चाहिए, फिक्स होना। हाँ, तो स्कूलिंग में भले ना हो, लेकिन आप जब ऐसे है ना कि कॉलेज में आओ तब आपका फिक्स होना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि कॉलेज में आपका एक टाइम होता है जिसमें एनुअल एग्जाम होते हैं, थ्रू आउट ये बिल्कुल फ्री होते हो, तो आपको क्या करना, वो फ्री टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करो। अगर आप अपने जीवन में सबसे बड़ी किसको रोल मॉडल मानते हैं? रोल मॉडल मैं अपनी दादी जी को मानता हूँ। और उन्होंने मतलब बहुत साल तक हम लोगों को, जैसे उन्होंने अपने पोतों तक को पाला है। बिल्कुल नई कहानियां, लोरियां सुनाना वाली बात है। जी, मैं उनकी बहुत ज्यादा टच हूँ, और वो मतलब मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करते थे। बिल्कुल, जो सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ने के। बिल्कुल। एक चीज मैं आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, जो आज सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और मैं अपने क्षेत्र की बात की जाए तो नशे की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा है, आप उसमें युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए वाकई वहां तक व्यक्ति अच्छी जगह पर अच्छी पहुंचे? नॉर्मली मैं ये कहूँगा, जो टॉक्सिक मूवियाँ होती है जिसमें वो इस तरह से जो सीन दिखाए जा रहे हैं, उनको एक बार साइड रख के वो एक 15 सेकंड का वीडियो होता है जिसे ऐसे ही धुआंधार दिखाया जाता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। कूल रहना, वो एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट, और दूसरा कूल रहना सोचा था, तो उससे बियॉन्ड हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मेरा एक वो
मैंने सुना है, वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता, नशा वो रखो जो उतरे ही नहीं, उतरे ही नहीं, बिल्कुल। नशा वो मत रखो कि टाइम के बाद बस वो एक वो कलाम साहब को कहते हैं कोई सपने वो रात को नहीं दिन में देखो, जो आपको सोने ना दे, उस लेवल का नशा वो करो। और इन नशों में क्या है, जो आपको रात को चढ़ जाए सुबह तक उतर जाए, तो वो तो फिर नशा काम का नशा वो शॉर्ट टाइम का है। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, जो यूपीएससी की या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो, और एक मेडिकल कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ बच्चों में क्या है कि एक मेंटेलिटी ये होती है कि कुछ बच्चे आत्महत्या की ओर बहुत ज्यादा जाते हैं, डिप्रेशन जाते हैं, मेरा मानना है। और सिविल सर्विस में ये बच्चे इतना नहीं करते जितना वो करते हैं, तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी, ऐसा क्यों? देखो, इसमें ये है कि एक एज का भी गैप है, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, और वो हार्मोनल भी होता है। ये यहाँ पे किशोरावस्था है और वो आप जाएंगे कम से कम 20+ यहाँ पे 17 की मैच्योरिटी आ जाती है। और बाकी हमें लोग कॉलेज में काफ़ी कुछ वो सही सीख जाते हैं, एक व्यवहारिक नॉलेज में वो, तो उसको भी मैं मानता हूँ कि कम ऐसे, एक तो पेरेंटल केयर में मेंटल हेल्थ पे या मेंटली बात करनी चाहिए, उन लोग आपस में कन्वर्सेशन रखना चाहिए। और मैं आपको क्या करूँगा कि ऐसा तो नहीं है जैसे कोई बच्चे IIT कर रहे हैं वो वन वे चलते हैं, क्योंकि उनके पास में एक चीज है, और सिविल सर्विस की जो फिनोमेना को रखना है, तो एक मतलब होता है ना कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो। और पूछूंगा, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं और मेडिकल के छात्र हैं वो ज्यादा डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं बस बनिस्पत सिविल सर्विस? हाँ, मैं ये इसको जो सोच पा रहा हूँ, इसमें क्या है कि जैसे सिविल सर्विस में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप नई चीज़ें पढ़ते हो तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, और नई चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको मतलब वो एक अच्छा फील होता है, तो रेगुलर आप मोटिवेट करते हो। लेकिन एक चीज़ होती है जो आपको बार बार रिपीट करते रहना है, और चीज़ें वही टेस्ट देना, कम नंबर कम आते फिर डर लगता है कि हमें इतना सब पढ़ा हुआ था, होगा नहीं। लेकिन सिविल सर्विस आपको सब्जेक्ट चेंज होता है, तो फिर आप थोड़ा वैसे लेट गो भी कहते हैं, चलो इसमें नहीं हुआ, इसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब इसमें नहीं, उसमें, और एक कंप्लीट होता है, तो उसमें क्या, जैसे अभी मेरा ऑप्शनल अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन GS के दम पे मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी आपका क्या ऑप्शन है यहाँ पर? हिंदी साहित्य। अच्छा, हिंदी साहित्य। आप तो BSc स्टूडेंट थे, फिर हिंदी साहित्य से, तो ये इतना बड़ा गैप को आपने कैसे मेंटेन कर दिया? इसका मतलब मैं से किया जाए, मैंने जैसे मेरा क्या हिंदी पहले मैं स्कूलिंग में जो पढ़ता था तो मेरे को हिंदी में इंटरेस्ट अच्छा था, और उसका मतलब एक मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे मेरे। अच्छा, तो आपको लगा भी हाँ, थोड़ा अच्छे, बाकी इसका मतलब कंटेंट वगैरह है या गाइडेंस वो भी अच्छा मिल रहा है, और हिंदी में ये मेन सब चीज़ें नहीं है। बाकी मैं साइंस बैकग्राउंड का था, तो उसमें थोड़ा इंग्लिश की अच्छी खासी योगदान है, और जब मैं जब थ्रू आउट कॉलेज में पढ़ा था तब मैंने वो इतनी अच्छे से मतलब जो गाइड पढ़ी, नॉर्मल बुक के तो सब पढ़ी जाते थे, लेकिन वो नहीं पढ़ी, मैंने कभी यहाँ पे सिलेबस भी काफ़ी छोटा है। आज युवा को सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसको कब समझ आ जानी चाहिए कि वाकई ये सिविल से अच्छी है और उसी लाइन में वो चला जाए? कब से? देखो, पहले तो अपना इंटरेस्ट देख लो कि मुझे किसमें सही लग रहा है, और आपकी मतलब प्रिपरेशन नहीं हो, लेकिन थॉट प्रोसेस लगभग मेरे साथ कॉलेज में आऊँ तब क्लियर हो जाए। और जैसे आपका तीसरा साल है, इस समय ये तो पक्का क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना है। कॉलेज स्टार्ट हो तब तक आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो तो आप बहुत दम लगाओ, जो सब्जेक्ट आगे रखना चाहते हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि MSc में आपको कोई धार लगा कि नेट पर ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले में सीधा निकाल। UPSC में जैसे UPSC कहते हैं बहुत बड़ा अखाड़ा है, ठीक है, तो इसमें क्या स्टूडेंट को कुछ ऑप्शन रखना चाहिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? ऐसा रखना चाहिए, क्या पता सिविल सर्विस हो फायदा ना हो, तो ऐसा दिमाग में सवाल तो आते हैं। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि आप 2 साल फिक्स कर दो, ये बस, इसमें कुछ नहीं करूँगा। मैंने खुद ने ऐसे किया था, मैंने कॉलेज की बात फुल स्टॉप लगाया था, 2 साल मैंने कुछ भी नहीं, इसका प्रिपरेशन करूँगा अच्छे से, तैयारी की। मेरा 2 बार फिल्म्स नहीं हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा स्विच किया और मैंने उसको RS की और थोड़ा हाईलाइट किया, तो मैंने इसमें RS का मेंस लिखा, असिस्टेंट कमांडेंट का एक बार इंटरव्यू सुना, इस बार इंटरव्यू आपका इस बार 13 मई में इंटरव्यू, और उसी के बीच में साथ ये भी निकल गया, तो मतलब उससे क्या थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ, मेरा प्रीलिम्स हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं तो आप क्या बार एक एग्जाम दे रहे हो, बार फ्री फेल हो रहे हो, तो आपका डिमोरलाइज होते हैं, आप अपने आप को मैंने एक इंट्रोडक्शन ये देखा है कि आपने 3 बार पहले
एग्ज़ाम दिया था, मैं किसी भी कारणवश नहीं हो पाया। तो इस बार जब आपने जो 3 की 3 जो स्टेप है आपने रेगुलरली क्लियर किए, तो 3 साल जैसे आपको 3 बार नहीं हुआ, तो उसमें सोच में क्या बदलाव आया? उसमें बड़ी बड़ी 3-4 चीज़ें ही है। एक तो ये था कि मुझे डर ज़्यादा था और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था, और वो मुझे लगता था, और वो काफ़ी मुझे लग रहा है कि अच्छी नहीं थी, जो मुझे नहीं रखना ऐसा, मतलब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउट नहीं रखना चाहिए और डरना नहीं था। जो नॉर्मली जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उससे हटो। वो आप अगर आ रहे हो तब वो मारवाड़ी में कहा होता है रोता गावन नरोड़े कपड़े जाओ, तो वो नहीं करना। हाँ, वो नहीं करना। आप अगर पॉजिटिव रहना, अगर जाओ तब तो नहीं है कि हम तैयारी कर नहीं रहे उसका कुछ हाँ कर नहीं रहे, हम बरोबर देंगे 2 साल ऐसा देंगे कि भाई उसमें जो जितना लगा सकते उतना लगा। इसमें सवाल एक और आता है कि जैसे सप्ताह में 7 दिन तो व्यक्ति नहीं पढ़ पाता है, उसको कभी कभी तो यूँ फीलिंग आती है कि यार आज नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए? उसमें जो आपको अच्छा लग रहा है वो करो। अच्छा, जैसे आप मूवी देख रहा है तो मूवी देखो, या फिर दोस्तों के साथ जाना दोस्तों के साथ जाओ। वो काम ये आएगा आपके इंटरव्यू में काम आ जाएगा। आप लिखोगे ना हॉबीज क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलम क्या एक्टिविटी लिखो। चलो हॉबी की बात आती है, आपकी क्या हॉबी आपने मैंने डूइंग योगा। डूइंग योगा, अच्छा। तो योगा के बारे में आपको क्या मतलब कैसे कितना सब्जेक्ट जैसे नहीं ऐसा कुछ? मैंने क्या जैसे मैंने फर्स्ट तैयारी स्टार्ट की तो मैं सिटिंग कर रहा था ज़्यादा, तो मेरा मतलब पूरा ऐसे पैर पूरा दर्द कर रहा था और मतलब मेरे से बैठा ही नहीं जाता था। जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, सीरियस बता रहा हूँ, मेरा मार्च अप्रैल मई तीनों मतलब दर्द से चले गए। फिर मैंने सोचा कि अगर इतनी लंबी सीटिंग करने के लिए आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। हाँ, तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा करता हूँ, तो इसलिए मैंने योग अटेंड कर दिया। मतलब मैं ये करूँगा कि बाकी चीज़ों में बहुत टाइम जाता है, यहाँ आप आधे घंटे योग कर लोगे ये हो जाओगे, फिर आप सिटिंग। एक सवाल लगभग और पूछूंगा, कुछ लड़कों का शेड्यूल होता है पढ़ने का, सुबह का होता है, दिन में पढ़ने वाले होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, जो कहते हैं निशाचर प्राणी उसी टाइप की, जूनू टाइप की। तो जैसे कोई रात को ज़्यादा पढ़ता है तो फिर एग्ज़ाम तो दिन में होती पूरी, रात में एग्ज़ाम कोई होता नहीं, तो वो चीज़ को कैसे मैनेज करता है, कैसे करना चाहिए? सही बताओ, मैं दोनों टाइप का हूँ। अच्छा। मैंने पहले सुबह 4 बजे भी उठ के भी पढ़ा है, और अभी जैसे मेरे एग्जाम थे तो मैं रात 3 बजे तक पढ़ा हूँ। 3 बजे के बाद सुबह में ऐसा नहीं होता हैंगओवर हो जाए, 10 बजे पूरी ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। फिर 10 बजे उठते हैं ना। अच्छा। जब रात को 3 बजे सो 9-10 बजे उठते, तो वो टाइम चेंज, मैंने दोनों टाइम, मतलब ज़्यादा इश्यू नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं लगा कि आप जब पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो। अब आपको जैसे अच्छा महसूस हो रहा ना, आप पढ़ रहे हो, मान लो 3 ही बज गए या 4 ही बज गए, तो क्या फर्क पड़ा? आप तो पढ़ रहे हो ना, आपने पढ़ लिया था, आपका उसमें दिमाग काम कर। और सुबह जैसे 4 बजे उठ के आप उस समय आप मतलब नींद रहे और फिर भी आप पढ़ रहे हो, मैंने ये महसूस दोनों फील कर चुका हूँ कि आप सुबह उठ के मैंने ऐसा पढ़ा तो मेरे को याद ही नहीं होगा, और ऐसा भी हुआ है। जैसे यूपीएससी में तो बहुत एनालिसिस पावर की सवाल वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, और दिन में 2 पारियों में एग्जाम होते हैं, सुबह का शाम का। तो फिर ऐसा कभी नहीं होता कि पहला एग्जाम दे दिया सुबह का, उसमें दिमाग ही खाली होगा, सेकंड में क्या लिखेंगे, ऐसा होता है फीलिंग? हाँ, ये मेरे प्रीलिम्स में मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि प्रीलिम्स के दिन आपको नींद नॉर्मली नहीं आती है, क्योंकि आपको बहुत प्रेशर रहता है कि कल मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो यूपीएससी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी नींद शेड्यूल ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये डिसबैलेंस होते ही पूरा काम खराब होता है। क्योंकि सारे एग्जाम पूरे मेंस के हो या ये प्रीलिम्स सारे नहीं होते, हाँ सारे 1 सेकंड मतलब एक मॉर्निंग होगा एक दिन होगा, सब में एक भी पेपर ऐसा नहीं है। तो आपका एक कहते हैं ना टाइमिंग वो शानदार होना चाहिए, मतलब आप एक कहते हैं ना बैलेंस्ड हो या फिर पूरा डिसिप्लिन वाला होना चाहिए। और आप जो बोल रहे थे ना पहले कि इसको मैनेज कैसे करें, तो एग्ज़ाम से पहले आप थोड़ा सा शिफ्ट कर लो। जैसे आप ऐसा करो कि भाई एग्ज़ाम नॉर्मली 9 बजे के बाद में होता है, तो आप ऐसे धीरे धीरे अपना ग्रेजुअल टाइम ऐसा करिए, रात को 12 बजे सो जाओ, सुबह 7 बजे तक उठ जाओ, ऐसा कुछ सेट कर दो ताकि आपका मैनेज हो जाए। युवाओं को एक और संदेश देना है, सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ कि मैथ्स जो रिटर्न होता है और 2 पारियों में एग्जाम होता है, लिखने की जो स्पीड होती है वो भी बहुत तेज होती है। तो इसमें लिखने की स्पीड ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर राइटिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखो, समझने के लायक हो, ठीक है जी। मेरी इस बार राइटिंग नॉर्मली अच्छी है, लेकिन जब मैं लिख रहा था तो इतनी अच्छी नहीं थी जितना मैं मतलब नॉर्मली करता हूँ, लेकिन मेरी स्पीड अच्छी थी, क्योंकि जब मैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज लिख रहा था तो मेरे पे 1-2 क्वेश्चन छूट रहे थे। लेकिन तब मैंने कहा फिर ठीक है, फिर मुझे बहुत डर था मतलब एग्ज़ाम के, तो मैं फिर मेरा वो यूपीएससी का
सारे मेंस लिखोगे ना आपको ऐसे मतलब सर ऊपर कर देता है, देखने का टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 5,000 शब्द कैसे लिखना पड़ता है और 5,000 सुबह और 5,000 शाम को पूरे 10,000 शब्द लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपका मतलब सर नीचे ही रहेगा, मतलब थ्रू आउट पूरा एकदम। और मैं ही पेन रुकनी चाहिए, अगर रुकती तो भी क्वेश्चन गया, आप रुक गए। आप रुक गए सर, तो वो थ्रू आउट चलता है। तो मैं बोला इसके लिए स्पीड अगर पढ़ने लायक हो, सामने वाले को समझ में आया, समझ में आना चाहिए क्या क्या है मतलब कंटेंट अच्छा हो, कंटेंट। और ज्यादा कोई राइटिंग वो इतनी नहीं, आप अगर राइटिंग में मेहनत कर रहे हो, आपका कंटेंट इतना नहीं है, इतना लिख नहीं पा रहे, तो फिर उसका कोई मतलब है। तो आपका यूपीएससी में जो अभी इंटरव्यू था, जिनके बोर्ड में इंटरव्यू था, राज शुक्ला सर। अच्छा राज शुक्ला सर, तो आपके प्रति इंटरव्यू का क्या नजरिया क्या है? जैसे कोई नए पहली बार लड़का को जाना नो डाउट एजुकेशन रहता दे चुके हैं, और कोई नया व्यक्ति जा रहा है तो पहली बार जा रहा है, उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे वो लोग। लेकिन फिर भी उस समय का क्या सिचुएशन होती है अंदर? हाँ, माहौल कैसा रहता है? माहौल अच्छा था, मुझे 185 नंबर मिले, तो 185 और बस मुझे मतलब ऐसे एवरेज से बहुत अच्छे मिल गए। तो आपने एक्सपेक्टेड की थी उससे? मैंने एक्सपेक्टेड तो 190 अच्छा। लेकिन फिर मतलब मैं थोड़ा पहले डरा हुआ था क्योंकि उनके बारे में काफी नेगेटिव मार्केट मतलब थोड़ा अफवाह फैल रही फैल रही थी। तो मैं ये पहले तो भूल गया, आपके दिमाग से दूर हो गया भाई ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन मैं जैसे एंटर करा था तो उनकी एक स्माइली फेस था, बिल्कुल हंस रहे थे। तो जैसे हंस रहे, और उन्होंने मेरे जाते ही थोड़ा रेस्पेक्टेड बोला, और लोग बैठे होते, तो मैं थोड़ा आपको लग गया कि हाँ यार माहौल अच्छा मैं जैसे बैठा नीचे, तो फिर उन्होंने अच्छी बात मतलब मुस्कुरा रहे। और फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जो मतलब फैक्चुअल था, विशाल भारद्वाज जो मूवी डायरेक्टर थे उनके बारे में पूछा, उनके नाम से मैंने मना कर दिया। मैंने सॉरी सर, मैं इसके बारे में जानता हूँ, ऐसे जो फॉर्मली मैंने मना दिया। तो फिर यदि कोई जवाब आपको सवाल का ना आए, ऐसा तो है नहीं भी हर सवाल पूछिए, हर सवाल का जवाब ये भी पॉसिबल है, तो उसको जो जवाब आपको ना आए तो अपन उसको वहाँ कैसे पुटअप करें, उनके सामने कैसे रखा जाए? उसका जो तरीका है वो है, जैसे हम मान 5 क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे हैं, तो उसके अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होते जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिसके बारे में सुना ही नहीं, कुछ ऐसे जो आप पढ़ा था कुछ भूल गए हो, भूल गए, तो उसको ऐसे ही बोला कि भाई सर सॉरी सर, मुझे बिल्कुल नहीं है, या फिर सॉरी सर मेरे को उसमें बारे में कभी नहीं सुना हूँ, या जानकारी नहीं है सर, मुझे आइडिया है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसे मेरे साथ एक क्वेश्चन था जिससे उन्होंने पूछा था टर्टल और अंतर क्या है। अच्छा, मैंने पहले डिस्क्लेमर लगा दिया था, मैंने कहा सर मैं बता दूंगा, लेकिन इसका कंफर्म मुझे आइडिया है नहीं। तो फिर मैंने बोला तो बता दो, फिर मैंने बताया आंसर। तो फिर उन्होंने वापस मुझे बोला कि मतलब आप सही हो और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। एक चीज़ रहता है यूपीएससी में जानकारी है, एक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, बाकी मेंबर होते हैं, उसमें जैसे कोई लेडीज है अंदर और कुछ जेंट्स होते हैं, तो वही बात रेस्पेक्ट की होती है। जैसे यहाँ समाज में ये कहा था कि महिला को पहले प्रणाम करो या फिर नमस्कार करो, तो वहाँ पर क्या रवैया रहता है? देखो आप यूनिटी रहता है, या फिर महिला पहले रहती है या अध्यक्ष का रहता है? मैं जैसे घुसा था तो वो काफी बड़ा राउंड टेबल था, और वो कॉन्फ्रेंस रूम था। नॉर्मली चैम्बर में होता है, लेकिन वो राउंड टेबल होती है। तो मैं जैसे अंदर घुसते आपकी पहली नज़र ये रहती है कि आप चेयरपर्सन कहाँ बैठे, क्योंकि गेट तो खोल देते हैं बार में, और आपको एंटर करने के लिए बोलते हैं। आप जैसे ही घुसोगे आप पहला नज़र ही रहेगा किसका बोर्ड है, कौन बैठा हुआ है, ऐसा आइडिया। आप जैसे घुसते पहली नज़र लगभग तो नॉर्मली तो चेयरपर्सन पे ही पड़ती है, वो चाहे मेयर की हो सकती है। नहीं, मैं पिछली बार गया तो सामने थे, तब मैं असिस्टेंट कमांडेंट तो सुमन शर्मा तो वही सामने बैठे थे। तो अब की बार मैं पीछे रही साइड, तो मैंने घुसते ही देखा सीधा, मुझे पता कि ये राउंड मतलब सामने खुला था, मैंने इस साइड ही होगी। मैं घुसते देखा तो राज खुला सर सीधी नजर पड़ी। तो मैंने पहले मैं आई कमेंट सर, क्योंकि आप वहाँ परमिशन भी मांगते हो ना, तो परमिशन तो आप अध्यक्ष से मांगोगे, तो आप फिर नज़र उनके सामने रहेगी, आप नीचे देखोगे नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाना। तो आप जैसे जाके पास में खड़ोगे, तब जैसे आप कुर्सी के पास जाके फिर आप ग्रीट करोगे। तो नमस्कार, जितने 5 मेंबर बैठे हैं तो 5 के पास सबको नमस्कार करना अनिवार्य है, या फिर आप जैसे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या फिर बोर्ड के अध्यक्ष आप उनसे एक बार क्वेश्चन कर लिया? पहले तो जैसे आप जाकर वहाँ जाकर खड़े रहोगे, और आप जैसे ही बोलोगे सर गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, मेरा गुड इवनिंग था, मैंने गुड इवनिंग बोला, तो बोला तब तक मैं बाकी वालों को जैसे ग्रीट करा तब तक बोल दिया कि लोग आप बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। तो मतलब वो उतने में ही बैठ गया, मतलब वो जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं वो आपको फॉलो करना है। जिसके बाद आपकी चीज़ें भले बंद रहे आधी रह जाए, तो उसको आप बीच में इंटरप्ट मत करो। अगर मान लो वो क्वेश्चन पूछा है कुछ और वो बीच में क्वेश्चन वापस पूछ रहे हैं, तो वहाँ रुक जाओ। आपको भले ही अच्छे से आ रहा हो, बहुत शानदार हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप वहाँ पे रुक जाओ। आपको इंटरव्यू का लगभग क्या टाइम कितना लगता है? आप कितना समय तक काम करते हैं? मेरा मतलब 25 मिनट से फंक्शन चला था, और नॉर्मली 30 मिनट का ही रहता है, 30 मिनट के आसपास ही रहता है। ऐसा तो नहीं होता जैसे कि 25 मिनट है या फिर
किसी का 10 मिनट चले तो वो बोला कि मेरे को ज़्यादा कुछ यार वेटेज दिया गया, या किसी को 45 मिनट तक इंटरव्यू तो नहीं लगता है कि मुझे बहुत वेटेज दिया गया। ये दिमाग में विचार आते हैं। अब मेरे साथ में एक दोस्त था जिसके 45 मिनट का चला था, लेकिन उसका भी फाइनल सिलेक्शन होगा तो बल्कि तो कहा ना, मतलब मेंस में कुछ तो अच्छे नंबर आए हैं, अगर 45 मिनट पर अगर मिनट का, लेकिन वो कारण ये था कि वो जो चेयरपर्सन उन्होंने देखा नहीं था और वो लोग ऐसे उलझनों में पड़ गए कि हिंदी मीडियम वाले ने ऐसे कुछ बातें करते तो कुछ ट्रांसलेशन नहीं हुआ, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी वो उसको नॉलेज क्या था, मतलब देखिए नया नया बिगनर होता है ना, उसको शार्प नॉलेज नहीं होता कि मुझे कौन सी चीज़ें बोलनी है टू द पॉइंट। वो लड़के क्या है जो पूछा वो बताता जा रहा तो इस चलते इसका 45 मिनट का चला गया इनकी। मीडियम का क्या रोल है? जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लड़के बहुत ज़्यादा बनस्पत हिंदी मीडियम, जैसे आप हिंदी मीडियम से, जी जी ठीक है, आदेश BSc है इंग्लिश अच्छे जानते हो, लेकिन हिंदी मीडियम की हो तो हिंदी मीडियम का वेटेज में ये इतना अंतर क्यों है ऐसे? देखो, अगर इंटरव्यू में बोलूँ तो मुझे 85 मिले, 185 मिले, तो आप 185 नंबर ले, मुझे नहीं लगता खराब है। और मेरे काफ़ी क्वेश्चन जिसमें मैंने मना किया था। अच्छा, मैंने कहा सर इस टर्म का मुझे मतलब पता है। जैसे मेरे से इंग्लिश में एक मेंबर ने बात की थी, मैं गया था, मेरे 2 लेडीज़ मेंबर थे और 3 जेंट्स थे। तो एक लेडीज़ मेंबर वो तो हिंदी में काफ़ी कम्फर्ट थी, वो बोले, बाकी दूसरे एक मेंबर थी वो नॉर्थ ईस्ट थी, उनको हिंदी इतनी अच्छी जाती है, तो उन्होंने पूरा कन्वर्सेशन मेरे से इंग्लिश में ही किया था। तो लेकिन फिर भी मैं वो क्या सिंपल इंग्लिश बोला, मेरे को समझ आ रहा। जैसे इंग्लिश में आपको सवाल तो पुटअप करते आप आंसर हिंदी दे सकते हैं। हाँ, मैंने पूरे सब मैंने मुझे काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे जिसमें इंग्लिश में उन्होंने पूछा था, लेकिन मैंने सारे उनको हिंदी में जवाब दिए थे। और कई क्वेश्चन थे जिसमें उन्होंने इंग्लिश लिखा, एक आध कोई शब्द कोई अच्छा ऐसा यूज किया तो मुझे नहीं आ रहा था, वो उनको हिंदी अनुवाद उनको भी नहीं आ रहा था। फिर वो मैंने कहा तो वो इसके मतलब उसको डिलीट कर दिया, या ट्यूशन डिलीट कर दिया, या बोला कि चलो रहने दो उसको। एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है, कई स्टूडेंट्स होते हैं PT पास प्री एग्ज़ाम, इसमें ये क्या दिक्कत लेकिन क्यों आती है? मेंस में किसी व्यक्ति को एक बार हो गया तो फिर श्योरिटी ज़्यादा रह जाती है, इस बार बड़ा हो जाएगा। PT में इतना क्यों? जैसे आपकी भी 3 बार आपने PT एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हुए और 4 टाइम में 3 स्टेप हुए, तो ये इतना क्या क्या प्रीलिम्स में क्या है कि चीज़ें कुछ भी आ सकता है, मेंस में क्या आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये बहुत बड़ा अंतर है। लिखने की टेक्निक आनी चाहिए आपको। हाँ, मैं बताऊँ, मेरा मतलब PS का है ना, तो UPSC लेवल का तैयारी 1 साल पहले की है, उसके 1 साल बाद मैंने नहीं किया था, तो इतना नहीं सक्सेस किया। और ना ही मैंने हाँ नहीं मैंने जैसे उसके बीच में मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू था और RAS का मेन था, तो मैंने UPSC का इतना खुद प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन मुझे इतना थॉट प्रोसेस के लिए था कि मेंस में आंसर कैसे लिखे जाते हैं, उसी के दम पे ही मैंने सेलेक्ट करा। अगर मैं अच्छे से एक चीज़ रिवाइज करके पढ़ भी जाता तो रैंक अच्छी आती थी, बहुत अच्छी आ गई थी। तो आप शुभकामना। इस बार जैसे एग्जाम अभी होने वाली है, नहीं तो सिलेक्शन हुआ तो कॉन्फिडेंस नो डाउट है डिपेंड हो रहेगा, और इस बार आपको बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से दो।